नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, लेकिन जब खतरा पूरी मानवता पर होता है तो समाधान भी चारों तरफ से आते हैं। आज खबरदार में एक तरफ चिंता में डालने वाली मुसीबतें तो दूसरी तरफ राहत देने वाले समाधान भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के भारतीय ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बताया है। ऐसी आशंका है कि वायरस का ये वेरिएंट भारत में तीसरी लहर के असर को बढ़ा सकता है। वैक्सीन इस पर काम करेंगे या अपडेट की जरूरत पड़ेगी, इस पर भी नजर रखी जा रही है। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, इसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपकी चिंताओं को कम करके उम्मीदों की एंटीबॉडी बढ़ाने वाला विश्लेषण करेंगे। आपको उस दवा के बारे में बताएंगे जिससे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल फायदा हुआ था और उन्होंने इस दवा की तारीफ की थी। यह दवा एक तरह की एंटीबॉडी कॉकटेल है जिसे लेने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोविड मरीज के अस्पताल पहुंचने का चांस कम हो जाता है। सही समय पर दी जाए तो यह दवा बहुत कारगर साबित हो सकती है। इसे भारत में मंजूरी मिल गई है। ये बच्चों पर भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन से जुड़ी दो अच्छी खबरें हैं जिनसे देश के हर परिवार को राहत मिलेगी। नए डेटा से पता चला है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज भी अगर लग जाती है तो मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में कोविड फैलने से चिंतित माता पिता के लिए राहत की बात यह है कि फाइजर की वैक्सीन कोविड से बच्चों की बहुत अच्छी सुरक्षा कर रही है। ट्रायल में ऐसे नतीजे सामने आए हैं और अमेरिका ने तो 12 से 15 साल के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी है। इस तरह बच्चों की वैक्सीन मुख्यधारा में आना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि तीसरी लहर से पहले बच्चों का कोविड सुरक्षा कवच दुनिया के पास और भारत के पास होगा। लेकिन सबसे पहले जरा उस ट्रिपल म्यूटेंट की बात करते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि वक्त के साथ हर चीज बदलती है, यानी परिवर्तन संसार का नियम है और यह नियम कोरोना वायरस पर भी लागू हो रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस ने अपना रूप बदलकर अटैक किया है, जिसकी वजह से भारत इस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस का जो वेरिएंट जिम्मेदार है वो चीन से निकले ओरिजिनल वेरिएंट से अलग और ज्यादा ताकतवर है। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है B1617, जिसे आम बोलचाल में इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है, जो ब्रिटिश वेरिएंट और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट से मिलकर बना है और ओरिजिनल वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक और घातक है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको वायरस के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल भारत में वैज्ञानिकों को जिस बात का डर सता रहा था वो डर अब हकीकत बन चुका है। डबल म्यूटेंट ने दूसरी लहर को तेज किया और अब ट्रिपल म्यूटेंट देश के लिए नया सरदर्द बन रहा है। भारत में कोरोना वायरस में अब तीसरा बदलाव यानी ट्रिपल म्यूटेशन हो चुका है, जिसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कर दी है। WHO ने ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। हालांकि ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट से पैदा हुए खतरे और संक्रमण के जोखिमों का पता लगाना अभी बाकी है। भारत इस समय बहुत बड़ी चुनौती झेल रहा है। कुछ महीने बाद तीसरी लहर की आशंका भी है। ऐसे में कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेंट आगे हमारा काम और मुश्किल कर सकता है। वैक्सीन इस पर काम करेंगे या अपडेट की जरूरत पड़ेगी, इस पर भी WHO नजर रख रहा है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से महामारी की दूसरी लहर से जूझते भारत में तीसरी लहर का खतरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। WHO ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत में फैलता ट्रिपल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट बेहद संक्रामक है, जिसे वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट ग्लोबल हेल्थ के लिए खतरा है। यानी डबल म्यूटेंट B1617 की चुनौतियां कम नहीं हुई थी कि अब एक और नया वेरिएंट पैदा हो गया है। इस ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को B1618 कहा जा रहा है, जिसके मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सख्ते में है। देखिए, ये पहले अक्टूबर में बंगाल में जब सीक्वेंसिंग हुई तो तब पाया गया और इसका B1618 इसका नाम है। इसमें भी मल्टीपल म्यूटेशंस हैं, पर 2 म्यूटेशन हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन जो वायरस की है उसके ऊपर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस में आने वाले बदलाव उसे और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं
और वो पहले से ज्यादा संक्रामक होता है। इसे इस बात से समझिए कि महामारी की पहली लहर में चीन से निकला जो ओरिजिनल कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार था, उसने भारत में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को शिकार बनाया और अब मौजूदा दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डबल म्यूटेंट वायरस सबसे ज्यादा युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। वैज्ञानिक जिस तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, उसमें बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी जता रहे हैं और ऐसा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से हो सकता है। जाहिर है वक्त के साथ कोरोना वायरस खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है, जो न सिर्फ भारत बल्कि WHO के लिए भी चिंता का सबब बन चुका है। B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Over the weekend and last week and into today, our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कितना घातक और संक्रामक है, इसको लेकर शोध चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती अध्ययन में पाया गया है कि भारत में बच्चों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जिन 3 वेरिएंट से मिलकर बना है, उनमें से 2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम है। इसलिए वैज्ञानिकों को डर है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस रिकवर हो चुके या वैक्सीन ले चुके मरीजों के इम्यून सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम हो सकता है। माना जा रहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट डबल म्यूटेंट वेरिएंट B1617 से भी ज्यादा ताकतवर होगा, जो पहले से ही भारत में कहर मचा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर साबित होगी? ट्रिपल म्यूटेशन का मतलब है कि वायरस के जेनेटिक मेकअप में 3 ऐसी जगह पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएं जिसके कारण इसकी जो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाए और ये जो हमारा एंटीबॉडी जो हमारे में पहले से उसका रिस्पॉन्स उसको भी ये हटा सकता है, उसको मात दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है और फिर हमारे पास केवल और केवल एक अस्त्र जो रहेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ही रहेगा। जो डबल म्यूटेशन 1617 की जो स्ट्रेन जो दिल्ली और महाराष्ट्र में थी, हमने देखा वो कितना डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफिक उसने अभी हम लोगों को परेशान किया हुआ है। अगर ये ट्रिपल म्यूटेशन इसके अंदर आ जाता है जिसके अंदर 484 या B जो हमारा 145 146 और D614 ये तीनों म्यूटेशंस हैं, अगर ये तीनों म्यूटेशन की स्ट्रेन फिर से रैम्पेंट हो जाएगी तो ये खतरनाक हो सकता है हम लोगों के कोविड के मैनेजमेंट के लिए। WHO इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स पर नजर बनाए हुए है। इसमें B1617 वेरिएंट भी शामिल है, जिसने भारत में कहर ढाया हुआ है। इस वेरिएंट को WHO ने फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी का मतलब यह है कि ये वेरिएंट चिंता बढ़ाने वाला है, जिसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है। जबकि भारत में मिले ट्रिपल म्यूटेंट वायरस को WHO अगर अपनी जांच में ज्यादा घातक पाता है तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख सकता है। वायरस को इस कैटेगरी में तभी डाला जाता है जब उसके लक्षण तेजी से फैलने, ज्यादा मृत्यु दर और वैक्सीन के बेअसर होने के लक्षण दिखते हैं। यानी भारत में वायरस के डबल म्यूटेंट को वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पर वैक्सीन का कितना असर होगा ये कहना भी मुश्किल है। We do know that the Indian government has a consortium for genomic surveillance and that there are a number of investigations going on now on the B1617 variant that's looking at the both the transmissibility, the clinical severity, and also the response to the virus, to antibodies that have been generated in people who've been vaccinated with the different vaccines that have been used in India. ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की पुष्टि के बाद अब भारत में महामारी की तीसरी लहर का आना लगभग तय माना जा रहा है। अगर हमने पहली और दूसरी लहर से सबक नहीं लिया तो तीसरी लहर का सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने भारत में जो कहर बरपाया है उससे अंदाजा लगाइए कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के असर और लक्षणों पर व्यापक शोध होना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती रिसर्च हुआ है उसके आधार पर
डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मुकाबले ये वेरिएंट काफी घातक हो सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक कर सकता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि होने की दर कम हो सकती है। ऐसा भी अंदेशा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन का असर कम हो और वैक्सीन में अपडेट करना पड़े। हालांकि इसे लेकर कोई दावा करना जल्दबाजी होगा, इसीलिए थोड़े इंतजार, संयम और सावधानी की जरूरत है। WHO जल्द ही इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकता है, इसीलिए घबराने से ज्यादा जरूरी यह है कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाकर रखा जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर जबरदस्त संक्रामक और बहुत खतरनाक है। इसका अटैक इतना भीषण है और इतना तेज है कि संभलने का मौका नहीं मिला। पहले से औसत दर्जे के हमारे स्वास्थ्य ढांचे ने क्यों कोरोना के आगे सरेंडर कर दिया, इसे समझने के लिए कोरोना की लहर को विस्तार से समझने की आवश्यकता है। ये परिस्थिति आपको बताएगी कि ये वक्त एक्स्ट्रा खबरदार रहने का है। सबसे पहले आप 8 मार्च का भारत का नक्शा देखिए। कोरोना के मामलों के आधार पर हमने नक्शे को रंग दिया है। 8 मार्च को 738 में से 599 ऐसे जिले थे जहां हर रोज 10 से भी कम नए केस आ रहे थे। हमने इसे अलग रंग दिया है। देखिए 8 मार्च को संक्रमण के खिलाफ कैसे ग्रीन सिग्नल देश को मिला हुआ था और ऐसे जिले जहां हर रोज 100 से अधिक नए कोरोना केस आ रहे थे, उनकी संख्या सिर्फ 33 थी। इन्हें हमने लाल रंग से दर्शाया है। लेकिन भारत का नक्शा अगले 2 महीने में लाल होता चला गया। आप 8 अप्रैल के आंकड़े देखिए। 8 अप्रैल को देश के 738 में से 173 जिले ऐसे हो गए जहां हर रोज 100 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे। यानी संक्रमण का लाल रंग बढ़ता चला गया, जबकि हर रोज 10 से कम कोरोना मामलों वाले जिलों की संख्या घटकर 204 रह गई। अब 9 मई का आंकड़ा देखिए। 735 में से 501 जिले ऐसे हो गए जहां हर रोज 100 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, जबकि हर रोज 10 नए केस वाले जिलों की संख्या सिर्फ 75 रह गई। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देश का 9 मई का ये नक्शा देखिए। आपको साफ दिखेगा कि उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों को छोड़कर करीब करीब पूरा देश कोविड की गिरफ्त में है और 70% भारत हॉटस्पॉट बन चुका है। यह नक्शा इस बात को भी दर्शाता है कि कोरोना की पहुंच भारत के शहरों से लेकर गांव तक भी हो चुकी है। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ने कैसे हालात खराब किए, इसकी पूरी पिक्चर को समझते हैं। भारत में मार्च 2020 से लेकर 10 महीनों में 1 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में यानी मार्च 2021 से सिर्फ 70 दिनों में 1 करोड़ 15 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो गए। नए मामलों का यह ग्राफ साफ दिखा रहा है कि दूसरी लहर में रोजाना 4 लाख नए मामलों का आंकड़ा कई बार पार हुआ, जबकि पहली लहर में रोजाना नए केस कभी 1 लाख के पार नहीं गए थे। अभी भारत में कोरोना के कुल केस तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख हैं। इनमें आधे से अधिक केस दूसरी लहर के 70 दिनों में आए। बीते 70 दिनों में देश ने 88,959 लोगों को कोरोना की लहर में खोया, जबकि 2020 में करीब इतने ही लोगों की मौत 195 दिनों में हुई थी। दूसरी लहर में रोजाना मौतों के आंकड़े ने 4000 की सीमा को भी पार किया, जबकि पहली लहर में एक दिन में अधिकतम 2000 मौतें हुई थी। कोरोना से अब तक 2.5 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। मौतों का ग्राफ बीते 10 हफ्तों में जिस तेजी से बढ़ा है, उससे दूसरी लहर के विध्वंस को समझा जा सकता है। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही रोगों को फैलाने वाले वायरस से लड़ती है। यह प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज से आती है। अब हम आपको कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज के एक कॉकटेल के बारे में बताते हैं। यह एक ऐसी दवाई है जो कोरोना के गंभीर लक्षणों को खत्म कर देती है। पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसे दिया गया था। हालांकि तब इस एंटीबॉडी कॉकटेल के प्रभावों का पूरा आंकड़ा भी नहीं आया था, लेकिन अब इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई है और इसे भारत में मंजूरी मिल गई है। यह एंटीबॉडी कॉकटेल कैसे अपना असर दिखाता है, इसे हमारे विश्लेषण से समझिए। कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ती है हमारी एंटीबॉडीज, लेकिन ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम का छल से कुछ ऐसा हाल कर देता है कि हमारी एंटीबॉडीज उल्टा काम करने लगते हैं। अब सोचिए कि कोई ऐसी दवा हो जो इंसानी एंटीबॉडी की हूबहू नकल कर सके, तो हमारे शरीर के लिए इस वायरस से लड़ाई कितनी आसान हो सकती है। Monoclonal antibodies are laboratory-made proteins that mimic the immune system's ability to fight off natural pathogens such as viruses.
Casirivimab and Indivimab are monoclonal antibodies that are specifically directed against the spike protein of SARS-CoV-2. This is designed to block the virus attachment and entry into human cells. भारत में एक ऐसी दवा को कोविड के खिलाफ आपात इस्तेमाल की अनुमति मिली है जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप पर आजमाया गया था और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही ट्रंप इसकी तारीफ करते नहीं थके थे। They gave me Regeneron. It's called Regeneron, and other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. Do it. I said, fine. Tell me what. हालांकि जब ये ट्रंप पर इस्तेमाल किया गया तब इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे और इस कदम की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। दवा के फेज 3 ग्लोबल ट्रायल्स में 4,567 ऐसे हाई रिस्क कोविड मरीजों को ये कॉकटेल दी गई जो घर पर ही रहे। 70% मरीजों को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मौतों पर भी अंकुश लगा। ट्रायल्स में ये भी पाया गया कि इस कॉकटेल को लेने से लक्षण 4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। ये दवा 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल है, कैसिरिविमैब और इमडेविमैब। ये दोनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। सरल भाषा में समझें तो लैब में बने ऐसे प्रोटीन जो रोगों से लड़ने में सक्षम हमारे इम्यून सिस्टम की नकल करना जानते हैं। ये दोनों एंटीबॉडी खासकर स्पाइक प्रोटीन SARS-CoV-2 के खिलाफ काम करते हैं। आपको पहले समझाते हैं कि ये स्पाइक प्रोटीन क्या है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। और अब समझिए एंटीबॉडी की भूमिका। ये वायरस को हमारे शरीर के सेल से चिपकने नहीं देते। बड़ी बात ये है कि ये कॉकटेल हर वेरिएंट पर कारगर है। The antibody cocktail is to be administered for the treatment of mild to moderate COVID-19 patients in both adult and pediatric patients. The pediatric patients should be more than 12 years of age or older, weighing at least 40 kgs. And they should be confirmed to be infected with SARS-CoV-2 and who are at high risk. हाई रिस्क लोग जिन्हें पहले से ही दूसरी बीमारियां हैं, उनके पॉजिटिव आते ही अगर ये दवा दी जाती है तो संक्रमण गंभीर रूप नहीं लेता। अभी तक कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बच्चों के लिए दवा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये दवा पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी है, यानी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल की जा सकती है और बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये दवा वरदान साबित हो सकती है। इस दवा को फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आपात इस्तेमाल की अनुमति दे रखी है। इस एंटीबॉडी कॉकटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में भी इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते उनका जो वजन है वो 40 किलो से अधिक हो। अभी तक बच्चों के लिए ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी कोरोना के हिसाब से। दूसरी चीज जो है वो ये कि जिन लोगों में ये आशंका रहती है कि बीमारी गंभीर रूप ले लेगी, उन पर जल्दी अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत कारगर रहता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। वैक्सीन पर आज 2 बड़ी और अच्छी खबरें विदेश से आई। एक खबर इंग्लैंड से है, जहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिंगल डोज को ही इतना प्रभावी बताया गया है कि इससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये वही वैक्सीन है जिसे भारत में कोविशील्ड का नाम दिया गया है और जिस वैक्सीन की डोज सबसे ज्यादा भारत में लगाई जा रही है। ये वैक्सीनेशन पर देश का मनोबल बढ़ाने वाली खबर है। इंग्लैंड में वैक्सीन पर हुए इस अध्ययन के बाद कैसे हम अपने देश में तेज वैक्सीनेशन से लाखों जानें बचा सकते हैं और वैक्सीनेशन पर हम कैसे इंग्लैंड से सीख सकते हैं, जहां 14 महीने में पहली बार ऐसा दिन भी आया जब कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। आज ये जानना बहुत जरूरी है। कोरोना से अगर लड़ा जा सकता है, कोरोना से अगर बचा जा सकता है, कोरोना को अगर रोका जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से।
लेकिन अगर किसी को भी वैक्सीन पर अब भी कोई संदेह है तो उस संदेह को तत्काल दूर कर लीजिए, क्योंकि वायरस से लड़ने और जान बचाने में वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर इंग्लैंड से आई नई रिसर्च का डेटा आया है। वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने दिसंबर से अप्रैल के बीच जो अध्ययन किया है, उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक डोज मौत के खतरे को 80% तक कम कर देती है। इसी तरह से फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन की एक डोज से 80% तक और दूसरी डोज से 97% तक मौत का खतरा कम हो जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उनके मुकाबले वैक्सीनेटेड व्यक्ति को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिंगल डोज से 55% और फाइजर की वैक्सीन की सिंगल डोज से 44% तक खतरे से सुरक्षा मिलती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक वेक्टर्ड वैक्सीन है। उसकी इक्विवेलेंट वैक्सीन इंडिया में जो है उसका नाम कोविशील्ड है। रिसेंटली एक नया डेटा पब्लिश हुआ है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा, जिसमें एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन के शॉट के बाद देखा गया कि 80% लेस रिस्क है डेथ का। हम भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन इंडिया में देख रहे हैं। जिन लोगों को एक शॉट भी अगर वैक्सीन का लगा है, उनमें जो रिस्क है डेथ का वो काफी कम है एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि वैक्सीन ही कोरोना के तूफान में बचाव का सबसे कारगर तरीका है और इसी से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। शायद यही वजह है कि इंग्लैंड में इस रविवार को कोरोना वायरस की वजह से एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं इंग्लैंड में जनवरी को दूसरी लहर कोरोना वायरस की चली थी। 67% पॉपुलेशन का टीकाकरण इस समय इंग्लैंड में हो चुका है और लॉकडाउन के भी रूल्स अभी रिलैक्स किए जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन पर भारत के लिए सीखने वाली बात है और सुकून देने वाली खबर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर है, जिससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाने की बात इंग्लैंड के अध्ययन में की गई है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही कोविशील्ड के नाम से भारत के टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा लगाई जा रही है और जिसका उत्पादन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत में अब तक कोविशील्ड की करीब 15 करोड़ 66 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की करीब 1 करोड़ 71 लाख डोज लगाई जा चुकी है। तो ये दोनों देशों में जब स्टडीज हो गई है, फर्स्ट डोज के ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये काम किया गया और उसमें देखा गया कि एक डोज के बाद ही हमें काफ़ी अच्छा असर मिल सकता है और ये हो सकता है। तो ये तीनों स्टडीज अगर हम देखेंगे साथ में, तो इसका मतलब ये है कि 2 डोसेज की भी जरूरत शायद नहीं होगी, 1 डोज से ही काम हो जाएगा। अब कोविशील्ड पर तो इंग्लैंड से पक्की रिसर्च आ गई कि वायरस से मौत का खतरा ये कम से कम कर देती है और कोवैक्सीन के बारे में तो दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये नए वेरिएंट्स पर भी कारगर है। इसलिए अब देश की पूरी ताकत वैक्सीनेशन को हर हाल में तेज करने पर लगनी चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस देश में हर घंटे 161 लोगों की जान ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस आए हैं और 3,876 लोगों की जान गई। लेकिन ये भी सरकारी आंकड़े हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो असली आंकड़े 4 से 5 गुना ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना से करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं, लेकिन मेडिकल जर्नल लासेंट के मुताबिक अनुमान यह है कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 10 लाख तक पहुंच सकता है। इन बातों को किसी दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये देश के लिए चिंताजनक बात है। इसे हर हाल में गंभीरता से लेना ही होगा। वैक्सीनेशन से ही बचाव है, उस पर राजनीति छोड़कर पूरी ताकत लगानी चाहिए। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर आज दूसरी अच्छी खबर अमेरिका से आई, जहां बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अब सबको उम्मीद होगी कि बच्चों की वैक्सीन भारत में भी आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और देर लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरा बताया गया है। कोरोना के इस तूफान में अब हर परिवार की चिंता बच्चों को लेकर है कि कैसे बच्चों को संक्रमण से बचाया जाए, कैसे और कितनी जल्दी बच्चों के लिए भी टीका आए और टीका बच्चों को लगाया जाए, जिससे कम से कम बच्चे तो इस वायरस के खतरे से दूर रहें। इस पर एक बड़ी उम्मीद अमेरिका से दिखी है।
अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसका ट्रायल 12 से 15 साल की उम्र के 2000 बच्चों पर हुआ था, जिसके बाद इस वैक्सीन को बच्चों के लिए प्रभावी और सुरक्षित पाया गया। इस डबल डोज वैक्सीन के अच्छे नतीजों के बाद अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वहां के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी। इससे बच्चों का टीकाकरण भी गुरुवार से शुरू हो जाएगा। अमेरिका में तेजी से बच्चों की वैक्सीन पर काम इसलिए हुआ क्योंकि नए वेरिएंट से बच्चों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद अमेरिका में 11 से 17 साल की उम्र के करीब 15 लाख बच्चे अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस खतरे से निपटने के लिए बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर काम करना बहुत जरूरी था। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फाइजर बायोएनटेक ने ट्रायल किए और फिर अच्छे नतीजों के बाद बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिली। कनाडा पहला देश था जहां कुछ दिन पहले ही फाइजर की इसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इससे कनाडा में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। कनाडा में 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है। इस वैक्सीन पर भी फाइजर और बायोएनटेक रिसर्च काम कर रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है। बच्चे इतनी जल्दी काबू में नहीं रहते हैं। उनको हर एक हैंड हाइजीन सिखाना या मास्क पहनना या उनको समझाना कि बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो वो खुद तो खतरे में है ही आने वाली वेव्स में, बट साथ ही साथ आसपास जो उनके घर वाले हैं वो भी उनकी वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो फाइजर वैक्सीनेशन यूएस में चालू हुई है। जल्द ही इंडिया में भी ये चालू होना चाहिए और बच्चों को भी वैक्सीनेशन देनी चाहिए क्योंकि अभी तक जो स्टडीज आई हैं वैक्सीनेशन की बच्चों में वो एब्सोल्युटली सेफ हैं और उनको भी इक्वली प्रोटेक्शन मिल रहा है इस पर्टिकुलर कोविड से। उन्होंने देखा कि 12 साल से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर का वैक्सीन अगर देते हैं तो उसका असर 100% मिलता है। उनके प्लेसिबो ग्रुप में 18 केसेस आ गए और वैक्सीन ग्रुप में एक भी केसेस नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 100% असर दिखाई देता है। और ये स्टडी होने के बाद, फाइजर का स्टडी पब्लिश होने के बाद यूएसए ने तय कर लिया कि हम ये कर लेंगे और छोटे बच्चों को हम वैक्सीन ये दे देंगे। ज्यादातर देशों में अभी 18 प्लस आबादी को ही टीका लगाया जा रहा है। कहीं कहीं टीकाकरण की न्यूनतम उम्र 16 साल भी है, लेकिन इससे कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका कहीं भी नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की पहल के बाद पूरी दुनिया में उम्मीद जगी है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इसमें खास तौर पर भारत जैसे देश शामिल हैं, जहां 18 साल से कम उम्र की बहुत बड़ी आबादी है और जहां आने वाले वक्त में बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तक तैयार नहीं हो सकती जब तक कि इनका वैक्सीनेशन नहीं होता। और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो आने वाले वक्त में बच्चे ही इन्फेक्शन के करियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। जब तक भारत में 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए वैक्सीन नहीं आती, जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक खतरा हमेशा बना रहेगा और इसीलिए बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। अब सवाल ये है कि जैसे अमेरिका और कनाडा में कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दी गई और वहां इनका टीकाकरण भी शुरू हो रहा है, क्या वैसा ही जोर भारत में भी लगाया जाएगा? आज तक ब्यूरो। अमेरिका कनाडा जैसे देश तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन लेकर आ गए, लेकिन हमारे यहाँ पूरा ध्यान पॉलिटिक्स पर है कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल स्कोर खड़े किए जाएं। देश में इस समय चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जाए, कैसे बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी। लेकिन बात हो रही है एक दूसरे पर राजनीतिक हमलों की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भिड़ गए। उधर वैक्सीन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बीजेपी भिड़ गई। अलग अलग राज्यों में भी अपनी अपनी राजनीति चल रही है। ऐसा तब हो रहा है जब आज भी रोज मौत का आंकड़ा 3 से 4 हजार तक है और जब रोज आने वाले नए केस 3 से 4 लाख के करीब है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अब चाहे जितने दावे कर लिए जाएं, बीते 4 हफ्तों में भारत के हालात बिगड़े रहे।
ऐसे में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश की। जवाब अब सत्ता पक्ष की ओर से भी आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आक्रामक रुख के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नड्डा ने कहा है, महामारी में कांग्रेस के रवैये से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता छल और तुच्छता के लिए जाने जाएंगे। भारत पूरी हिम्मत के साथ कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को बवंडर खड़ा कर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। भारत में वैक्सीन को लेकर उदासीनता कभी नहीं रही, लेकिन 100 वर्षों में आई इतनी बड़ी महामारी में कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भड़काया। फरवरी और मार्च के आंकड़ों से साफ है कि कौन से राज्य कोविड को नहीं संभाल सके। पंजाब जैसे राज्यों में मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान और संघीय ढांचे के अनुरूप महामारी से निपट रहे हैं। नड्डा की ये चिट्ठी 7 मई को सोनिया के उन बयानों के बाद लिखी गई जिसमें उन्होंने CWC बैठक में सरकार को घेरा था। कांग्रेस का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है। कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके की हरकतें हुई, भाजपा वो हरकतें करने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कर्मकांड हम भूल गए हैं, ऐसा भी नहीं है। नड्डा ने कोरोना पर पहली बार सोनिया को चिट्ठी लिखी। इससे पहले सोनिया एक बार और राहुल गांधी 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर हमले कर चुके हैं। पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम को चिट्ठी में सरकार की कोरोना नीति पर सवाल खड़े किए थे। मनमोहन को जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं को राजनीति न करने को कहे। लेकिन अब जब सोनिया पर नड्डा ने हमला किया है तो कांग्रेस इसे अहंकार कह रही है। तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपना राजधर्म विपक्ष के होने के नाते भी निभा रही है कि सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कहां पे गलत वो सरकार रही, वो इन सब चीजों को सरकार को बता रही है। लेकिन यह सरकार की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष आज सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके जिस अहंकार पूर्वक जवाब उन्होंने दिया, आज हम सब लोगों का शर्म से झुक जाना चाहिए। जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी, आज द लैंसेट, IMA और नेचर जो बातें कह रही है वही बातें सेम टू सेम वही बातें राहुल जी ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार कहा है। तो क्या आपका मतलब सभी के सभी राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे? कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के बयानों और चिट्ठियों पर हंगामा हो चुका है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बीते 1 साल से शॉपिंग मॉल्स को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में दुकानों के किराए में कमी से लेकर कई और तरह की इनकम घटने से मॉल मालिक परेशान है। कोरोना के कहर से रियल एस्टेट सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। बंद पड़ी दुकानों के किराएदारों का किराया छोड़ने की मजबूरी के चलते 2020-21 के दौरान शॉपिंग मॉल मालिकों की इनकम में बड़ी गिरावट आई है। अनुमान के मुताबिक कोरोना काल में मॉल्स के बंद रहने से शॉपिंग मॉल मालिकों की इनकम 50% तक घट गई है। कुशमैन और वेकफील्ड के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल के मासिक किराए में 4 से 5% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान कई मॉल्स के मंथली रेंट में 25% तक की गिरावट आई है। ज्यादातर मॉल मालिक आमतौर पर एक न्यूनतम किराए की गारंटी के करार के साथ साथ मुनाफे में हिस्सेदारी के आधार पर दुकानें किराए पर देते हैं। कोविड-19 के चलते अप्रैल-जून 2020 में लगे लॉकडाउन के दौरान मॉल मालिकों ने किराए में पूरी छूट भी दे दी थी। उन्होंने इसके अतिरिक्त किराएदारों को 2020-21 के 9 महीने के दौरान किराए में छूट भी दी थी। इन सब के चलते मॉल मालिकों की आमदनी में कमी दर्ज की गई है, लेकिन हालात में इस साल भी सुधार की उम्मीद नहीं है और मॉल मालिकों को इस साल भी 50% तक के नुकसान होने की आशंका है। ओवरऑल मॉल में जो इनकम होती है मॉल ओनर की, उसमें भी 25 से 30% की गिरावट आई है। एक्चुअली पैंडेमिक के टाइम पे जो ओल्ड रेंटल है वो बहुत सारे जो टेनेंट्स हैं उन्होंने रीस्ट्रक्चर कराया और
अगेन अब जो सेकंड वेव आई है तो ये अगेन शॉप ऑनर्स की इनकम और प्रॉपर्टी ऑनर्स जिन्होंने लीज पे शॉप दी हुई है उन दोनों की इनकम को इफेक्ट करने वाला है। इस बार अभी तक तो किसी तय मियाद के लिए मॉल मालिकों ने किराया नहीं घटाया है, लेकिन कुछ समय के लिए कई शॉपिंग मॉल्स ने दुकानदारों को किराए में कुछ छूट दे दी है। दरअसल मॉल्स की कुल इनकम में 50% हिस्सेदारी मल्टीप्लेक्स की होती है। कोरोना काल में मल्टीप्लेक्स का कारोबार एकदम चौपट हो गया है। कुशमैन और विकफील्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मॉल्स के किराए में पहले के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अच्छे और सामान्य मॉल्स के किराए में 7 से 10% की कमी हुई है। जो स्मॉल मॉल थे या अच्छे पॉपुलेटेड एरिया के बीच में नहीं थे, वो आज भी 7 to 10% के आसपास कम रेंटल इस टाइम फेस कर रहे हैं। और अभी बहुत ज्यादा उसमें कोई रिवाइवल के चांसेस भी नहीं दिख रहे। जिस हिसाब से सेकेंड वेव आई है उस हिसाब से रिटेल सेक्टर के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम है, और जो हाई स्ट्रीट मार्केट है उनके लिए एक अच्छा समय मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मॉल जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं उनकी रेंटल इनकम में मुझे अभी कोई रिवाइवल बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कई मॉल में किराया 15 से 25% तक घट गया है। मॉल मालिकों को केवल किराए में कटौती के चलते ही नहीं, बल्कि मॉल में बड़े स्टोर के बंद रहने और पार्किंग के ठप रहने से भी इनकम में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।